हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम प्रवक्ता चयन परीक्षा 2002 इतिहास का प्रश्न पत्र है उसको हल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, किस एक्ट के दौरान द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी? तो ये जो आंसर हो जाएगा 1919 के एक्ट के तहत क्या है, भारत शासन अधिनियम जिसको कहते हैं 1919 के एक्ट को भारत शासन अधिनियम कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना करना था, जिसके अनुसार प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया था, एक तो आरक्षित और हस्तांतरित। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में थे, जबकि राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि विषय किसके, गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी के नियंत्रण में था। अधिकारों के परस्पर व्यापन के फलस्वरूप यह वैध व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को एशिया छोड़ने को कहा था? तो आंसर हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो पूना समझौता जो हुआ था वो अम्बेडकर जो हैं इसमें शामिल थे, इन्होंने ही हस्ताक्षर, जिसको पूना पैक्ट भी बोलते हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अम्बेडकर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के 16 अगस्त 1932 के सांप्रदायिक निर्णय का यरवदा जेल यानी पूना में बंद गांधी जी ने विरोध किया। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय लिया, जिसके बाद में क्या है, गांधी जी बंद थे जेल में, उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था तथा आमरण अनशन पर बैठ गए थे। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास आदि के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। तो यहाँ पर गांधी जी और अंबेडकर इन दोनों के बीच ये पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था, जिसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, कांग्रेस ने जब साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, जब भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने नवंबर 1927 को भारतीयों को चुनौती दी कि वे सर्वसम्मत संविधान का निर्माण कर ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत करें। तदंतर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? तो यहाँ आंसर हो जाएगा फैजपुर में की थी कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति। मतलब अब कांग्रेस में क्या है, कृषियों की नीतियाँ भी क्या देखी जाएंगी। तो ये कौन से अधिवेशन में हुई थी? फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर जो कि बंगाल में है, आयोजित किया गया भारतीय राष्ट्रीय का अधिवेशन 1937 की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ था। मतलब ये फैजपुर जो बंगाल में था वो एक गांव था, ठीक है। ये एक ऐसा था जो पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था। इस अधिवेशन में 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था? तो आंसर हमारा हो जाएगा बम्बई में। ये प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, पास हुआ था बम्बई में। 7 अगस्त 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन पेश किया, जो थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त को स्वीकार कर लिया गया। इस सम्मेलन में गांधी जी ने 70 मिनट का भाषण दिया था और यहीं पर उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CR फार्मूला यानी राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी का जो विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? तो आज़ाद हिंद फौज की कमान उन्होंने
1941 में जो है त्रिपुरी संकट हुआ था 1939 में, और फिर आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली गई थी 1943 ईस्वी में। यहाँ पर देखते हैं रास बिहारी बोस ने आमंत्रित किया किसको, सुभाष चंद्र बोस को, कब, 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गई। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान क्या कर ली, स्वीकार कर ली, और सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर, तो कहाँ से स्टार्ट होता है इनका, आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी उन्होंने कहाँ पर, सिंगापुर में अस्थायी सरकार की भी उन्होंने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था, तो ये किसने कहा था, तो आंसर हो जाएगा माइकल ब्रीचर। माइकल ब्रीचर जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, इन्होंने ही कहा था कि सत्ता प्राप्ति के लिए क्या है, भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया था, माइकल ब्रीचर ये कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो प्रथम आम चुनाव जो है 1952 ईस्वी में भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत संविधान निर्माण के साथ ही आरंभ हुई, और 26 जनवरी 1950 को उसे लागू कर दिया गया। 1951 से 52, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के दौरान हुए आम चुनाव में लोकतंत्र की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें 21 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को मताधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण में किसका योगदान था, मतलब तो यहाँ पर योगदान पूछा है तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा का। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा का ही यहाँ पर योगदान था, जिसकी वजह से 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय यहाँ अग्रदूत के रूप में सामने आते हैं, और फिर यहाँ से ही पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण क्या है, स्टार्ट हो जाता है। 19वीं शताब्दी भारतीय पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय राष्ट्र इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। अंग्रेज व्यापारियों तथा ईसाई मिशनरियों के प्रयासों से यहाँ अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान एवं विचार पहुंचने लगे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्म, समाज तथा विरासत पर हमले के प्रत्युत्तर में भारतीय पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया था, तो किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को अपनाया था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने क्या किया था, पाश्चात्य शिक्षा को अपनाया। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की, वो कौन सी थी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संवाद कौमुदी। थर्ड ऑप्शन दिग्दर्शन नहीं है, समाचार दर्पण भी नहीं है, बंगाल गजर तो पहला समाचार पत्र था, तो ये हो ही नहीं सकता। संवाद कौमुदी एक साप्ताहिक पत्रिका थी, राजा राम मोहन राय द्वारा निकाली गई थी। बंगाल के राजा राम मोहन राय ने समाज सुधारक आंदोलन के साथ साथ भारतीय पत्रकारिता के भी अग्रदूत थे। उन्होंने 1821 में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी, यानी ये बंगाली भाषा में थी, प्रकाशन किया। 1822 में फारसी में भी उन्होंने किया था। मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया था, और अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन का भी प्रकाशन किया था। अगला देखते हैं, 1840 में कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा, तो कूका आंदोलन भगत जवाहर मल के द्वारा। भगत जवाहर मल के द्वारा क्या है, कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था भगत जवाहर मल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं उससे पहले। कूका आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, परंतु बाद में इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत में बाहर निकालना था। इस आंदोलन की शुरुआत 1840 में सीएन साहब अर्थात भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की थी, वह क्या थी, तो वह विचार थी स्वराज की जो है
एक विचारधारा की शुरुआत की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती जी ने किया था। इन्होंने ही पहली बार बताया था कि विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना चाहिए और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। तो कौन थे ये? दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चलाया गया था? तो यहाँ पर अलीपुर बम मामला जो था उसके तहत क्या है, अरविंदो घोष पर मुकदमा चलाया गया था। आगे देखते हैं, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? मतलब स्टार्ट नहीं पूछा, यहाँ पर रोकने का पूछा है। तो रोका उन्होंने, आंसर हो जाएगा 1917 में रोका था। ठीक है, 1917 थर्ड ऑप्शन सही है। व्याख्या देखते हैं, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन जनता में अत्यधिक लोकप्रिय होता जा रहा था। चारों ओर से दबाव समूह कर भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में एक वक्तव्य दिया जिसमें भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात की गई थी। फलतः एनी बेसेंट ने अगस्त 1917 में ही होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? तो यहाँ पर विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाए विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था? मतलब जब वो स्टार्ट होना था पूना में प्लेग फैल गया था, इसकी वजह से क्या है, फिर बम्बई के संस्कृत उसमें होता है। तो पूना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अब व्याख्या देख लेते हैं, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के व्यापक दौरे और वहाँ के नेताओं से विचार विमर्श करने पश्चात ह्यूम ने घोषणा की थी कि दिसंबर 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सम्मेलन पूना में आयोजित किया जाएगा, परंतु पूना में प्लेग फैलने के कारण सम्मेलन के स्थान बदलकर बम्बई कर दिया गया था। आगे देखते हैं, 1916 में लखनऊ समझौता किसके मध्य हुआ था? तो तिलक और एनी बेसेंट के मध्य हुआ था। ठीक है, मतलब मध्यस्थता में हुआ था, सॉरी, यहाँ पे समझौता किसके मध्य हुआ था? तो नरमपंथी और उग्रपंथी यहाँ पर क्या है, सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी था, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के क्या बीच मध्यस्थ हुई थी, ये भी सही है। और उदारवादियों और उग्रवादियों के मध्य भी समझौता हुआ था, तो ये भी है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं क्यों सही किया है। दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस दोनों में लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया तथा दोनों में पृथक पृथक संवैधानिक सुधारों के बारे में प्रस्ताव पास किया गया और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्रों में परस्पर सहयोग का समझौता किया। ये समझौता ही लखनऊ समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये समझौता यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें हुई थी। एक तो क्या है, यहाँ पर उग्रवादियों और उदारवादियों के मध्य, मतलब गरम, यहाँ पर देखते हैं गरमपंथी प्लस नरमपंथी, इन दोनों के बीच हुआ था। एक तो ये हो गया है, और सेकंड जो है, सेकंड हुआ था कांग्रेस और प्लस मुस्लिम लीग। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए मुस्लिम लीग की वजह से इनका जो है, मतलब मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई थी। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो है कि कांग्रेस ने यहाँ पर क्या किया था, मुस्लिम लीग की जो मांग थी कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को क्या कर लिया था, यहाँ पर स्वीकार
कर लिया था, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन और इस ऑप्शन में अगर चुनना हो तो हमें ए ऑप्शन ही क्या है सही करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात हुई थी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को मांग को स्वीकार कर लिया गया था, और जब ये स्वीकार किया गया था तो मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध भी किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसने विरोध किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था, इस समझौते को विरोध किया था और कहा था कि समझौते को मतलब जो समझौता है, कौन सा समझौता, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो स्वीकार किया था, तो उस पर मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि ये एक अवसरवादी उनको कहते हैं, निकट भविष्य में टूट जाने वाला एक जो है रिश्ता, इस तरह से वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम। क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया, वह था किसका, वाटसन का। तो आंसर हो जाएगा हमारा वाटसन। ठीक है, वाटसन का जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ। वो है मतलब पराजित मतलब अवध का नवाब कौन था, सीधे सीधे यहाँ पर ये पूछा गया। तो अवध का नवाब जो हो जाएगा, कौन हो जाएगा, शुजा उद्दौला। शुजा उद्दौला यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बक्सर युद्ध 1764 में अंग्रेजों तथा 3 भारतीय शक्तियों के मध्य हुआ था। बक्सर युद्ध मतलब 3 यहाँ पर एक तरफ अंग्रेज थे और 3 शक्तियाँ था। ठीक है, इन भारतीय शक्तियों में बंगाल के मतलब अपदस्थ नवाब थे मीर कासिम। ठीक है, और अवध का नवाब था शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को भी शामिल किया गया था। 22 अक्टूबर 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने भारतीयों की सम्मिलित सेना को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे पहला गवर्नर जनरल बनाया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग को बनाया था। वारेन हेस्टिंग, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। गवर्नर जनरल को परामर्श देने के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई, जिसके निर्णय बहुमत के अनुसार होंगे। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, 2000 में भी पूछा गया था और इस वर्ष मतलब अभी हम देख रहे हैं 2002 का, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 20 वर्षों तक क्या शांति बनी रही, किसमें, अंग्रेजों और मतलब मराठों की तरफ से शांति व्यवस्था बनाए रखने। तो आंसर हो जाएगा सालवाई की संधि थी। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याख्या यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो न्याय व्यवस्था का जन्मदाता कार्नवालिस को कहते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। तो कलकत्ता पर पुनः अधिकार किस तिथि को कर लिया था। तो आंसर 2 जनवरी 1757 को किया था। 2 जनवरी 1757 को पुनः अंग्रेजों ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। अब कि ये किस प्रकार से थी, तो यहाँ पर क्या है, कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुँचने पर वहाँ के क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना बंगाल पहुँची। क्लाइव में कलकत्ता के प्रभारी मानिक चंद को घूस देकर 2 फरवरी 1757 को बंगाल पर पुनः अधिकार कर बंगाल नहीं, कलकत्ता है यहाँ पर। तो कभी कभी पढ़ने में भी क्या है, दिमाग अभी हम बंगाल इस तरह से पढ़े तो वो आ जाता है और कभी कभी बोलने में हो जाता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके मत कि आपको पढ़ना भी नहीं आता, ये भी नहीं आता और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर कलकत्ता है, कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है। बंगाल में कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे। तो किस पर अत्याचार किए थे। जुलाहे,
बढ़ई, सुनार, कुम्हार। तो यहाँ पर जुलाहे जो हैं वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बंगाल में कुछ दस्तकार थे, मतलब जुलाहे, जिन पर किसने अत्याचार किया था? अंग्रेजों ने अत्याचार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में धन निष्कासन के विचार की व्याख्या कीजिए। कीजिए नहीं, किसने की थी, ये है। तो आंसर दादा भाई नौरोजी। ये 2000 में भी क्वेश्चन क्या है पूछा गया था। अगला क्वेश्चन से पहले हम व्याख्या देखते हैं। धन की निकासी से अभिप्राय उस समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल एवं उत्तरदायित्व के लिए धन निष्कासन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नारोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालुकादारी व्यवस्था का संबंध था कहाँ से? बिहार से, अवध से, उत्तर पश्चिम से और मद्रास से। तो हमारा आंसर होगा तालुकादारी व्यवस्था जो है अवध से संबंधित है। तालुकादारी व्यवस्था का संबंध उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से है। यह व्यवस्था माहलवाड़ी व्यवस्था का एक पर्याय रूप में थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर R.C. मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई। उनके विचार अनुसार, मतलब उनके विचार अनुसार R.C. मजूमदार ने क्या बोला है 1857 के विद्रोह के बारे में? बेसिकली यहाँ पर ये आंसर यहाँ पर पूछने का वो प्रयास कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सामान्य जनता का, मतलब एक सामान्य जनता होती है इंडिया में और अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। मतलब सामान्य जनता, मतलब यहाँ पर नॉर्मल लोग क्या है, अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। और फिर आगे चल के इनका जो विचार है यही क्या है, उसकी आलोचना भी की जाती है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो मुगल साम्राज्य में कौन सा नहीं आया था? सर टॉमस रो को हम देखते हैं, जहांगीर के दरबार में हम देखते हैं, ठीक है। ट्रेवेनियर को भी हम देखते हैं शाहजहाँ के समय में, और वर्नियर जो हैं इसको भी शाहजहाँ के। तो डोमिंगो पेस जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, डोमिंगो पेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। सर टॉमस रो जो है जहांगीर के समय, बर्नियर और ट्रेवेनियर जो है शाहजहाँ के समय, औरंगजेब के समय में भारत आने वाले विदेशी यात्री थे। मतलब शाहजहाँ और औरंगजेब के समय में भी क्या है, बर्नियर और ट्रेवेनियर जो है, ट्रेवेनियर शायद बर्नियर हो जाएंगे शाहजहाँ, ट्रेवेनियर हो जाएंगे औरंगजेब इनके समय में। जबकि जो है डोमिंगो पाइस जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर में आता है। तो विजयनगर हम कब पढ़ते हैं? सल्तनत काल में पढ़ते हैं। तो विजयनगर, सॉरी, यहाँ पर जो विजयनगर है वो कृष्णदेव राय, मतलब जब मुगल आते हैं उस समय, मतलब बाबर के समय क्या यहाँ के राजा थे कृष्णदेव राय। तो ये क्या है, बहुत आगे का है, इसलिए यहाँ पर डोमिंगो पाइस हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था? तो मुगल साम्राज्य के पतन का उत्तरदायी कारण नहीं बताना है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन है विदेशी आक्रमण, कृषक असंतोष, कमजोर उत्तराधिकारी, प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं कुछ इस तरह से तो नहीं हुआ था कि प्लेग फैला हो, मलेरिया फैला हो, या फिर कोई और महामारी आई हो इस तरह से। प्राकृतिक या भूकंप आ गया हो, या फिर ज्वालामुखी फूट गई हो, ऐसा कुछ था नहीं मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। तो ये वाला यहाँ पर हमारा सही आंसर है। बाकी पतन के कारण में पूछा जाए तो ये सारे जिम्मेदार हैं। कमजोर उत्तराधिकारी, विदेशी आक्रमण, कृषक असंतोष आदि कारक जो है मुगल सम्राट के पतन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी कारक है। प्राकृतिक आपदाएं यद्यपि मुगल शासन काल आई अवश्य थी, मतलब ऐसा नहीं कि प्राकृतिक आपदाएं आ नहीं, परंतु साम्राज्य के पतन में उसका कोई योगदान नहीं हुआ। आगे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मिलाना है। तो
फतेहात आलमगीरी, यहाँ पर व्याख्या सीधे देख लेते हैं। खुलासत उल तवारीख, पहला जो है सुजान राय खत्री का है। खुलासत उल तवारीख जो है सुजान राय, मतलब जेड ऑप्शन, यहाँ पर जेड ऑप्शन पहले नंबर पे ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। लुबाब उल तवारीख जो है राय बिंद्रावन की है, रॉय बिंद्रावन की। लुबाब उल तवारीख राय बिंद्रावन। और फतेहाते आलमगीरी, फतेहाते आलमगीरी ईश्वर नागर की हो जाएगी। और दिल एक नुक्शा ए दिलखुश किसकी हो जाएगी, हमारी भीमसेन की, भीमसेन की है ये, डब्ल्यू और जेड। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी आप यहाँ पर व्याख्या भी देख सकते हैं, व्याख्या नहीं है यहाँ पर मिलान है सीधा सीधा। आगे देखते हैं, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो वही कृष्णदेव राय, जो कि मैंने अभी पहले बताया था कि कृष्णदेव के राय के समय ही अच्युत देव राय क्या है आए थे। ये देखिए यहाँ पर क्या है, अच्युत देव राय नहीं, कृष्णदेव राय के समय ही डोमिंगो पाइस जो है विजयनगर में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी में उल्लेख किया है कि विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय तत्कालीन हिंदू शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। कृष्णदेव राय विजयनगर के महानतम शासक थे और बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, तो वो क्या थे अष्ट दिग्गज। तो ये क्या, अष्ट दिग्गज मतलब तेलुगु कवि थे। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि सुशोभित करते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इनमें से पिदन्ना सर्वप्रमुख है। ठीक है, पिदन्ना याद रखना, पिदन्ना किसके समय में है, अष्ट जो तेलुगु कवि थे उसमें से बहुत इम्पोर्टेंट है, अष्ट दिग्गज था ये पिदन्ना कृष्णदेव राय के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय अनुरेखित किया जाता, मतलब शिवाजी का उदय जो होता है वो कौन से सन में होता है, तो 1644 में उनका उदय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों ने अस्थायी रूप से किससे सहायता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। तो किससे सफलता प्राप्त की थी, तो आंसर जाटों से सफलतापूर्वक सहायता प्राप्त की थी। बाकी राजपूतों से नहीं की, सिखों से नहीं की, रोहिलों से भी नहीं की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक राजपूत राजा ने औरंगजेब को धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी लिखित रूप में भेजी, उसका नाम क्या है। मतलब यहाँ पर एक ऐसा राजस्थान का कोई राजा महाराजा था जिसने औरंगजेब की धार्मिक नीति के रूप में क्या है उनको एक चेतावनी भरा पत्र लिखा था। तो आंसर हमारा हो जाएगा जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध, 1665 में मुस्लिम व्यापारियों पर 2.5% के बकाया, हिंदू व्यापारियों पर 5% बिक्री कर, मतलब देखो यहाँ पर मुस्लिम व्यापारी 2.5% और हिंदी व्यापारी क्या है 5% क्या है बिक्री कर लगा दिया था। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाना, जजिया कर लगाने जैसे अनेक अलोकप्रिय कार्यों के व्यथित होकर जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब को लिखित चेतावनी दी थी कि तथापि औरंगजेब ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया था। शाइस्ता खान ने अपना अंगूठा खोया था कहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया है। अगर आप लोगों को पता है तो इसका आंसर बताएं कि शाइस्ता खान ने अपना अंगूठा कहाँ खो दिया था। आगे देखते हैं, शिवाजी ने दवीर और सामंत कौन थे, तो दवीर और सामंत कौन थे यहाँ पर नाम बताना है। मतलब दवीर को ही उसकी शब्दावली सामंत है, तो हमारा रामचंद्र त्रिभरक जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य वंशी शासकों में से केवल कश्मीर पर शासन किया किसने किया।
कश्मीर पर शासन किसने किया? तो जालौक ने किया। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है, जालौक। कल्लड़ की राज तरंगरी के अनुसार, जिसमें 8 अध्याय हैं, ठीक है, उसके अनुसार कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी जालौक हुआ, जो शैव धर्म का अनुयायी था, मतलब वो शिव के भक्त थे। उनमें म्लेच्छों को परास्त कर अपने राज्य को सुरक्षित किया तथा उसे कन्नौज तक भी बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पर बताना है कि सबसे पहले कब किया था। तो मुल्तान आ जाएगा, सबसे पहले मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर। ठीक है, मुल्तान हो गया, थानेश्वर हो गया, कश्मीर हो गया, मथुरा और कन्नौज। मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण जो होता है वो 1004 से 5 में मुल्तान पर हुआ। यहाँ का करमाथी है। करमाथी शासक फतेह दाऊद भाग खड़ा हुआ। तत्पश्चात 1014 में थानेश्वर पर और 1016 में कश्मीर पर और 1018 में मथुरा पर और 1019 में कन्नौज पर आक्रमण किया था। खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आंसर हो जाए इल्तुतमिश। ठीक है, वास्तविक सुल्तान यही थे दिल्ली सल्तनत के। खलीफा की मान्यता प्राप्त करने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। 1929 में उसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। उसने सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति दृढ़ हो गई। अगला है, मिन्हाज ने अपने ग्रंथ, मिन्हाज का जो ग्रंथ है तबकात नासिरी, किसको समर्पित किया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बलबन को समर्पित था। ठीक है, मिन्हाज ने अपना ग्रंथ तबकात नासिरी बलबन को समर्पित किया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण हुआ था। दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया था 1296 में। 1296 यहाँ पर सही आंसर है। मुसलमानों का मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो है, मतलब दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी के समय, मतलब जलाउद्दीन खिलजी उस समय शासक था, खिलजी वंश का प्रथम शासक। ठीक है, इसने ही खिलजी वंश की नींव डाली थी। और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के भिलसा नगर की लूट के पश्चात 1296 शुरुआती दिनों में इस राज्य पर आक्रमण किया और आकूत संपत्ति अर्जित की। इसी संपत्ति की शक्ति पर उसने चाचा जो जलाउद्दीन खिलजी थे उसके चाचा थे और 1296 में क्या कर दिया गया? हत्या कर दी गई। अगला है, तुगलकनामा का रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो जो है तुगलकनामा का रचयिता है। तुगलकनामा बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद तथा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो को संरक्षण प्रदान किया। अमीर खुसरो को फारसी कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। अमीर खुसरो जो है बहुगुणी प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें खजाइन उल फुतूह, तुगलकनामा, तारीख अलाई और आशिका आदि प्रमुख हैं। ये सूफी प्रकृति के व्यक्तित्व तथा प्रसिद्ध जो है शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संत के शिष्य भी थे। तो जब औलिया जी की मृत्यु हो जाती है तो अगले दिन इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इतना उन दोनों में क्या है, अमीर खुसरो भक्ति के प्रति समर्पित थे। अगला क्वेश्चन है, महबूब ए इलाही उपाधि थी किसकी? निजामुद्दीन औलिया की महबूब ए इलाही उपाधि थी निजामुद्दीन औलिया की। चिश्ती संत जो है शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही ईश्वर का प्रिय कहा जाता है। इसी के नेतृत्व में चिश्ती सिलसिले का भारत में सर्वाधिक विकास हुआ। वे उदार तथा सहिष्णु व्यक्ति के थे और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों के लोग इनसे प्रभावित थे। इन्हें योगी सिद्ध भी
कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादशाह का विरुद्ध धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो पादशाह का धारण बाबर ही थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह या पादशाह की पदवी धारण की। बाबर ने 1507 में काबुल की विजय उपरांत यह पदवी धारण की और इस प्रकार उसने खलीफा के आधिपत्य को अस्वीकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन नहीं था? तो अकबर का समकालीन नहीं था, लाहौरी समकालीन नहीं थे। ठीक है, ये जो है वो शाहजहाँ के उसमें थे। बाकी अबुल फजल तो उन्होंने अकबरनामा लिखी ही है। बदायूं भी थे, वो बहुत आलोचना करते हैं। निजामुद्दीन अहमद भी उन्हीं के लाहौरी जो थे उस समय नहीं थे, शाहजहाँ के समय में। तो यहाँ पर वही है, तबकाते अकबरी की रचना करते हैं बदायूनी। ठीक है, अबुल फजल का मैंने बताया था, मुंतखाब उल तवारीख के लेखक जो हैं वो बदायूं है। और तबकाते अकबरी के रचनाकार निजामुद्दीन अहमद अकबर हैं। ठीक है, तो लाहौरी ही नहीं है। ये किसके समय के हैं? शाहजहाँ का दरबारी इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मनसबदार की हैसियत नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? तो यहाँ पर करोड़ी जो है वो नहीं थी। ठीक है, मनसबदार की हैसियत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था? तो लकुलीश यहाँ पर सही है। ये भी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय, इसके संस्थापक लकुलीश थे। इन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय है कहाँ पर? तो दक्षिण भारत में है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार वीर शैव या लिंगायत के रूप में हुआ। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कल्याणी के शासक कलचुरी विज्जल के प्रधानमंत्री वासव राज एवं उनके भतीजे चिन्नावा सव को माना जाता है। इस संप्रदाय के उपासक शिवलिंग को चांदी की डिबिया में रखकर अपने गले में धारण करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है? तो मौर्य इतिहास पर प्रकाश कौन नहीं डालता है? तो देवी चंद्रगुप्तम। ये मेगास्थनीज की इंडिका डालती है, मुद्रा राक्षस जो है वो डालती है, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस समय वो तो बताता ही है। बाकी व्याख्या देखते हैं, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका से मौर्यों के इतिहास तथा प्रशासन के बारे में विशद जानकारी प्राप्त होती है। जबकि विशाखदत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम में, अब चूंकि ये विशाखदत्त कब के हैं? गुप्त काल के, और यहाँ पर पूछ रहा है मौर्य काल। तो ये भी याद रखना है कि फोर्थ ऑप्शन आते हैं। फोर्थ ऑप्शन में अगर हमने पता लगा लिया ये किससे रिलेटेड है और ये किससे, तो हमारे वैसे ही अलग हो जाएंगे और हम किस तरफ बढ़ जाएंगे? सही आंसर की तरफ। तो ऐसे भी हम क्या है, अगर हमें थोड़ा बहुत भी डाउट है तो हम ऐसे क्या है कुछ ऑप्शन को हटा के अपना सही आंसर चुन सकते हैं। अब देवी चंद्रगुप्तम ने गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी के विवाह की वर्णन यहाँ पर बताया गया है। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम दिनों में कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला चले गए। तो ये किससे हैं? जैन धर्म से संबंधित। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध आयोजन हुआ था? अशोक के समय में हुई थी। सेकंड ऑप्शन सही है। मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तित्स ने किया। इस संगीति में अभिधम पिटक मतलब तीसरा जो है पिटक लिखा गया तथा इस पिटक का ग्रंथ कथा वस्तु का संकलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन सीरिया और पश्चिमी एशिया का शासक कौन था? तो आंसर अंतियोकस द्वितीय हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन।
अशोक के समकालीन सीरिया और पश्चिमी एशिया का शासक अंतियोकस द्वितीय था। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार धर्म प्रचार के लिए उसके यहाँ क्या है, धर्म प्रचारक भेजा था। तो 13वें शिलालेख के अनुसार हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर क्या है, अंतियोकस द्वितीय क्या है, समकालीन है अशोक के। आगे देखते हैं, पौतवाध्यक्ष प्रभारी अधिकारी था। पौता नापतौल का अधिकारी था ये, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अशोक ने लुम्बिनी ग्राम के लिए भूमि राजस्व की क्या दर निश्चित की थी? 1/8, ठीक है, 1/8। अभी हमने 2000 के पेपर में भी पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन, व्याख्या में दिया गया था कि नेपाल में जब अशोक जाते हैं और वहाँ पर क्या है, रुम्मनदेई स्तंभ लेख वहाँ पर से पता चलता है, वहाँ का जो अभिलेख है रुम्मनदेई स्तंभ लेख, तो उसमें बताते हैं कि अशोक जब अपने राज्याभिषेक से क्या है 20 वर्ष वहाँ आए, कहाँ पर, नेपाल में स्थित रुम्मनदेई, ठीक है, नेपाल जाते हैं और वहाँ पर क्या है, राजस्व की दर को घटाकर कितना कर देते हैं, 1/8 भाग। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रिपीट हुआ है, पिछली बार भी हमने पढ़ा था, यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको और एग्ज़ाम में भी मिल सकता है, कोई भी हिस्ट्री का पेपर हो तो ये भी मिल सकता है। आगे देखते हैं, लुम्बिनी में ही रुम्मनदेई अभिलेख स्थापित किया और यहीं भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे है, अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण कराया था। तो आजीविकों के लिए फोर्थ ऑप्शन सही है। अशोक ने बिहार में बारावर की पहाड़ियों में अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष 2 सुदामा और विश्व झोपड़ गुफा जो है 19वें वर्ष कर्ण चौपड़, ठीक है, राज्याभिषेक से 12 वर्ष बाद सुदामा और विश्व झोपड़ नामक गुफा की रचना करता है। फिर अपने राज्याभिषेक से 19 वर्ष में कर्ण चौपड़ नामक गुफा जो है आजीवक संप्रदाय को दान दिया। बराबर पहाड़ी का आधुनिक नाम क्या है, खतलिक पर्वत कहते हैं आधुनिक नाम। गायत्री मंत्र संबोधित है किसको, सावित्री को, ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सावित्री को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था? तो कॉमनवेल्थ हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, कॉमनवेल्थ यहाँ पर सही आंसर है। कॉमनवेल्थ प्रख्यात राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की आयरिश महिला एनी बेसेंट ने 1916 में 2 समाचार पत्रों न्यू इंडिया, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा न्यू इंडिया और दूसरा हो जाएगा कॉमनवेल्थ का प्रकाशन किया। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार भी किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कब इस्पात का उत्पादन प्रारंभ किया गया था? यहाँ पे इस्पात की बात हो रही है, कॉटन का नहीं हो रहा है। इस्पात जो स्टार्ट होता है 1912 में, ठीक है, 1912 में सर्वप्रथम जमशेद जी टाटा के पुत्र JN टाटा ने 1907 में बिहार, अब जो झारखंड में है, जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना की थी। इसमें 1911 में पिग आयरन तथा 1912 में इस्पात स्टील का उत्पादन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक निष्क्रमण सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो वही दादाभाई नौरोजी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये रिपीट हुआ है इसी पेपर में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। धन का निष्कासन से संबंधित क्वेश्चन। 20वीं शताब्दी में प्रारंभ किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्रमाणित किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? तो आंसर हो जाएगा पिपरहवा अभिलेख से मिलता है कि उनके जो शरीर के अवशेष बचे थे उसके ऊपर क्या है, स्तूप इस तरह से स्तूप का निर्माण किया गया था। तो पिपरहवा अभिलेख से मिलता है।
पिपरहवा जो है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में नेपाल की सीमा में लगा हुआ बौद्ध स्थल है। यहाँ से एक प्राचीनतम बौद्ध स्तूप तथा उसके भीतर रखी हुई बुद्ध की अस्थियों को मंजूषा मिली। यह स्तूप पाषाण की बनी है, जिसका निर्माण बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कपिलवस्तु के शाक्यों ने करवाया था। ठीक है, कपिलवस्तु के शाक्यों ने पिपरहवा के उस पर क्या बनवाया था, स्तूप बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला जैन तीर्थंकर था? पहला जैन तीर्थंकर हो जाएगा ऋषभनाथ। यहाँ पर सही आंसर है ऋषभनाथ पहले जैन तीर्थंकर थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 हुए हैं। ठीक है, कभी पूछा जाए एग्जाम में 24 तीर्थंकर, जिसमें से प्रथम तीर्थकार ऋषभनाथ तथा आदिनाथ थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, फिर भी यह माना जाता है कि यह एक राजा और राजपाट त्याग कर उन्होंने यति का जीवन क्या है स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक जो थे महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातग्र क्षत्रियों के कुल के प्रधान थे, जबकि माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। गृह त्याग के पश्चात 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें कैवल्य यानी ज्ञान जो है प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर है ब्रह्मचर्य, यहाँ पर सम्मिलित नहीं था। ठीक है, इसको बाद में जोड़ा गया था। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर जो थे टोटल 24 हैं। 24 में महावीर स्वामी जो है महावीर जैन वो थे, और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ ने अपने चतुर्याम शिक्षा में 4 आचरण पालन करने के लिए कहा है, जिसमें सत्य अहिंसा आस्ते परिग्रह ये थे। बाद में महावीर स्वामी ने जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने 5वां आचरण भी यहाँ पर ऐड कर दिया। वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो आंसर पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे पाणिनि की अष्टाध्यायी में हमें देखने को मिल रहा है। आंसर यहाँ पर वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी। अगला है, चतुर्व्यूह संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। पंचव्यूह और चतुर्व्यूह की संकल्पना वैष्णव धर्म से संबंधित है। चतुर्व्यूह के अंतर्गत 4 वीरों की पूजा का विधान है, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, जबकि पंचरात्र व्यूह में उपयुक्त चारों के अतिरिक्त सांब की भी पूजा होती है। सांब की भी पूजा होती है। वासुदेव की होती है, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, और फिर क्या है, सांब की भी पूजा होती है। ऋग्वेद काल में निष्क अलंकरण था। तो ऋग्वेद में निष्क क्या था? गले का हार था ये। ठीक है, एक आभूषण था। अलंकरण मतलब आभूषण। ठीक है, सजाने जाने के लिए जो इस्तेमाल करते थी महिलाएं, उसको यहाँ पर अलंकरण की भाषा दी गई है। आगे देखते हैं, वैदिक यज्ञ परंपरा में होत का किससे संबंधित है? ठीक है, सबके अलग अलग जो हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर होता पूछा है, होता हो जाएगा हमारा ऋग्वेद से संबंधित। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य है। ऋग्वेद में ज़्यादातर मंत्र वेद आह्वान से संबंधित है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता था उसे होता या होत कहा जाता था। आगे देखते हैं, ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई थी? तो ऋग्वेद में असुर की उपाधि किसको मिली थी? तो वरुण को मिली थी। और वरुण जो है वो उनको असुर की उपाधि मिली थी। ऋग्वेद के देवता थे, ठीक है, वरुण।
ऋग्वैदिक देवमंडल में वरुण का तीसरा स्थान था। यह जल और समुद्र का देवता माना जाता था। इसे ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का संरक्षक कहा जाता था। यह नैतिक नियमों का संरक्षक है। वरुण को जैदाविस्ता यानी ईरानी में असुर तथा अहुर मज्जा भी कहा जाता है। तो ये वरुण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर कभी एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसको अहुर मज्जा कहा जाता है, तो वरुण को कहा जाता है। आगे देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति कब प्राप्ति हुई, तो 1208 से लेकर 9 के बीच में उनको दासता से मुक्त कर दिया था। तो ये आंसर सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की थी, ठीक है। तो यहाँ पर कलकत्ता को निर्माण करने के लिए कुछ जगह भी चाहिए थी। तो सूतानाती काली घाट, ठीक है, सूतानाती काली घाट गोविंदपुर की जागीरदारी अंग्रेजों को 1200 उनके पुराने मालिकों को देने के बाद प्राप्त हुई। इन्हीं स्थानों मतलब इन्हीं तीनों स्थानों को मिलाकर क्या है, आधुनिक कलकत्ता की नींव किसने डाली थी, चारनॉफ ने डाली थी। कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की भी नींव डाली गई। तो यहाँ पर चारनॉफ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सूतानाती यहाँ पर सही मतलब इम्पोर्टेंट है। काली घाट और गोविंदपुरी ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। बाकी हमारा आंसर जो है 1690 में कलकत्ता की स्थापना चारनॉफ द्वारा कर दी जाती है। आगे देखते हैं, वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी, कौन, तो गार्गी यहाँ पर कुशल वक्ता थी। यहाँ पर जब गार्गी को बोला जाता है कि यज्ञवल्क्य बोलते हैं कि आप चुप हो जाइए वरना आपका सिर क्या है, फोड़ दिया जाएगा, इस तरह से क्या है, तो ये वाद विवाद में भाग लिया करती थी। गार्गी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, 1984 में सिखों पर जो अत्याचार किया गया उसे न्याय संगत ठहराते हुए निम्नलिखित में से किस नेता ने यह कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तब अनहोनी होती है, तो ये राजीव गांधी ने कहा था, ठीक है। राजीव गांधी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था। मतलब जब मगध का उत्कर्ष नहीं हुआ था, मतलब मगध बहुत फेमस नहीं हुआ था, उससे पहले के इतिहास मतलब समय में क्या है, पांचाल एक जगह का नाम है जहाँ पर प्रवहन जैलविक नाम के राजा क्या है, बहुत दार्शनिक राजा हुए थे। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा जाता है। यहाँ के शासक प्रवाहन जावालिक अपने दर्शन संबंधी ज्ञान के लिए विख्यात थे। बृहदरण्य उपनिषद के अनुसार कुछ राज्य के राजा उद्दालिक अरुणी पंचांगनी ज्ञान प्राप्त करने के लिए पांचाल नरेश प्रवाहन जावलिक के पास गए थे। तो यहाँ पर सही आंसर 4 तो है हमारा। बाकी यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ राज्य के, ठीक है, कुछ राज्य के राजा जाते हैं, कुछ राज्य के राजा कौन है, उदालक अरुणी, ठीक है, उदालक अरुणी जाते हैं किसके पास, पांचाल राजा के पास, प्रवहन जयवाली के पास, और वहाँ पर दार्शनिक की ज्ञान प्राप्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबंधित था, तो आंसर हो जाएगा त्रस्सु जो है यहाँ पर सही आंसर है। 10 युद्ध हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर भारत या त्रस्सु राजवंश के राजा सुदास तथा 10 राजाओं के संघ के बीच हुआ था। इस संघ में दोनों तरफ आर्य और अनार्य शामिल थे। इसमें राजा सुदास विजयी हुआ। ऋग्वेद 7वें मंडल में दसराग युद्ध का वर्णन किया गया है। पाकिस्तान संबंधी अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था, तो
1940 में पारित किया गया था पाकिस्तान संबंधी। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग का प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का बड़ा भाग व्यय किया था? तो किस बादशाह ने किया था? अकबर। यहाँ पर शाहजहाँ जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बादशाह शाहजहाँ ने मध्य एशिया अर्थात बल्ख और बदख्शा की अव्यवस्था का लाभ उठाने की कोशिश की। कई बार उसने अभियान किया, परंतु मध्य एशिया में उसे सफलता नहीं मिली और लगभग 40 करोड़ रुपए की भी हानि हुई थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा शाहजहाँ। अगला देखते हैं, मनसबदारी व्यवस्था में किसने 2 अफसा सिंह अफसा? तो आंसर हो जाएगा 2 अफसा सिंह अफसा आए तो सीधा जहांगीर पर ही हमें टिक करना है। व्याख्या देखते हैं, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अफसा सिंह अफसा की मुगल नीति मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनाया था। 2 अफसा वह घुड़सवार होता था जिसके पास 2 घोड़े होते थे, और सिंह अफसा जिसके पास 3 घोड़े होते थे। आगे देखते हैं, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मतलब आर्यों के वैदिक से पूर्व वैदिक, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? पशुपालन। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन, मतलब अभी क्या है, वो एक जगह पर नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह, तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। पशु से जो दूध और जो भी चीज़ें थी उन्हीं से वो क्या है अपना जीवन यापन करते थे और प्रसन्न रहते थे। सबसे अच्छा जीवन था उनका, कोई झमेला नहीं, एक जगह रहो फिर घर बसाओ फिर खेती करो, ऐसा कुछ भी झमेला इनके पास नहीं था। पशुपालन, पशु पर ही ये निर्भर रहते थे। पशुओं में गाय इनकी सर्वाधिक महत्ता थी, जिसकी गणना संपत्ति, मतलब ये गाय को पशु को ही संपत्ति, मतलब वही उसका धन था, वही उसके खाने की वो थी, सब कुछ वही था। विनिमय, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ लेनी है तो बस पशुओं को ही वो क्या करते थे, विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करते थे। गाय के अलावा घोड़ा, भैंसा, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि जो है पालतू पेट एनिमल हुआ करते थे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था? तो आंसर हो जाएगा जौ जो है सबसे इम्पोर्टेंट था पूर्व वैदिक युग में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? तो विनिमय का लोकप्रिय माध्यम हो जाएगा वही अभी हमने जो पढ़ा, गाय वाय, वही हमारा पशु बहुत इम्पोर्टेंट था। गाय की गणना संपत्ति से की जाती थी, ऋग्वेद काल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। यह विनिमय का लोकप्रिय माध्यम थी। ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में गाय के पर्याय के रूप में गविष्ठ यानी गायों का अन्वेषण शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसमें अष्टकर्णी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लेखित पणि संबंधित है। तो पणि किससे संबंधित है? व्यापार से। ठीक है, व्यापार से संबंधित है। आगे है, 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार किस मंडल में हुआ? 10वें मंडल में हुआ है भैया, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही क्या है, पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों से, जिसमें मुंह से क्या है ब्राह्मण, और भुजाओं से क्षत्रिय, और पेट से वैश्य, और पैरों से शूद्र, इस तरह से उत्पत्ति दिखाई गई है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? तो वैदिक समाज में क्या प्रचलित नहीं था यहाँ पर? तो सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, बाकी प्रेम विवाह, विधवा विवाह, बहुपत्निकता, ये सब प्रचलित था। तो आंसर हमारा सती प्रथा हो जाएगा। सती प्रथा यहाँ जो है, ऋग्वेद समाज में विधवा विवाह, ये प्रेम विवाह, नियोग प्रथा आदि का प्रचलन था, किंतु मध्यकालीन एवं आधुनिक काल में अनेक कुरीतियाँ जैसे दहेज प्रथा, ठीक है, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि का उल्लेख हमें नहीं मिलता। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है अपाला का, ऋग्वेद में अपाला का मिलता है। ठीक है, लोपा, मुद्रा, घोषा, अपाला, विश्व वरा, नेवा, नीनावरी आदि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। लोपा, मुद्रा, घोषा, अपाला,
ठीक है। गार्गी का नहीं मिलता है, कात्यायनी का भी नहीं मिलता है और मैत्रेयी का भी नहीं मिलता है, ये सारे की सारी अलग हैं, ठीक है। और पाला का मिलता है हमें किस ऋग्वेद के समय। आगे देखते हैं, पूरा पाषाण कालीन मानव का प्रमुख व्यवसाय था। तो पूरा पाषाण काल में मानव का प्रमुख व्यवसाय क्या था? वही शिकार करना, खाना, और वही उसी खाने को सुरक्षित रखना, मतलब एकत्रित करके रखना। बाकी उसको तो पशुपालन इन सब से तो कोई मतलब एक जगह वो रहता ही नहीं था, ठीक है। तो पशुपालन क्या है, नहीं उसने किया। व्यापार तो अब बहुत बात की चीज़ है, कृषि भी बहुत बात की चीज़ है। तो आखेट ही करता था इस समय। आगे देखते हैं, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया। तो नवपाषाण काल में किया भैया, नवपाषाण काल आंसर सही हो जाएगा। नवपाषाण कालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता कृषि, पशुपालन तथा धातु विज्ञान की प्रगति है। आखेट तथा संग्रहण से कृषि तकनीक की ओर अग्रसर होना एक क्रांतिकारी कदम था। इस युग में गेहूं, जौ, रागी, मूंग, खजूर आदि फसलें उगाई जाती थीं। तो यहाँ पर आज के समय में हम तो सिर्फ गेहूं पर ही डिपेंड रह गए, बाकी जौ, रागी और ये सब चीज़ें तो पीछे ही। कई लोगों को तो अभी जौ, रागी इन सब के बारे में पता ही नहीं होगा कि ये खाने वाली चीज़ भी होती है, ठीक है। तो उस समय ये सब चीज़ें लोग खाते थे और खुश रहते थे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो यहाँ पर कौशाम्बी नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के किसी युद्ध से संबंधित नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन है, उसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो 61 तो है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा हुआ था, पानीपत का तीसरा हुआ था। बाकी 1526 ये भी रिलेटेड है, 1556 ये भी रिलेटेड है। तो ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा पानीपत का, ये हो जाएगा तीसरा। और जो तीसरा ऑप्शन है 1642, ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। तो आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से किसका ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं को नहीं था? तो लोहे का नहीं था, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। बाकी चांदी, सोना, तांबा ये सबका था। सैंधव संस्कृति कांस्य युग की थी, अतः वे कांसे के निर्माण तथा प्रयोग से परिचित थे। इसके अतिरिक्त सोना चांदी, तांबा, फिरोजा, सीसा, नील, रत्न आदि धातुओं से परिचित थे, किंतु उनको अभी तक क्या है, लोहे की वस्तुओं से उनका कोई भी परिचय नहीं था उस समय। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, कालीबंगा यहाँ पर, अरे ये तो है, ठीक है, ये वाला नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये बताना है। तो लोथल तो ये नहीं है, कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना नदी के सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित सैंधवपुरा स्थल आलमगीरपुर की खोज 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा की गई। इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। यहाँ से उत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं था? तो धार्मिक नीति से संबंधित उनका तीर्थ यात्रा, सारे के सारे हैं इबादत खाना, ठीक है, धार्मिक नीति है, दीन इलाही। और बाकी हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप से युद्ध हुआ था, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह द्वारा नहीं लिखी गई थी? हुमायूंनामा मुगल बादशाह द्वारा नहीं लिखी गई थी, ये लिखी गई थी हुमायूं की ही बहन थी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा फारसी ग्रंथ की रचना की यह पुस्तक 2 खंडों में है, जिसमें से एक खंड में मुगल बादशाह बाबर का इतिहास तथा दूसरे खंड में हुमायूं का इतिहास मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोड़े के अस्थि, ठीक है, घोड़े की हड्डियां अवशेष प्राप्त होते हैं कहाँ से? हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है, नहीं मिलता है। हड़प्पा से मिलता है, नहीं मिलता है। कालीबंगा, नहीं।
फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सुरकोटड़ा से। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है सुरकोटड़ा सैंधव सब स्थल की खोज जो है 1964 में जेपी जोशी ने की। यहाँ दुर्ग तथा नगर क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, मतलब सुरकोटड़ा में इस तरह से एक नगर एक दूसरा नगर एक ही से घिरे हुए हैं। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, किस मुगल बादशाह को अपने शासन काल में खुसरो, खुर्रम एवं महावत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो आंसर हमारा हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के समय में ही खुसरो का, खुर्रम का और महावत खां का विद्रोह शामिल क्या है यहाँ पर हुआ था। तो व्याख्या देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जहांगीर को गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम 1606 में खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। खुसरो और जहांगीर के बीच युद्ध में खुसरो पराजित हुआ और 1622 में खुर्रम ने उसकी हत्या करवा दी। तत्पश्चात 1623 में खुर्रम यानी शाहजहां का विद्रोह हुआ जिसे महावत खां ने दबाया। बाद में मतलब एक दूसरे का दबा भी रहे हैं और फिर स्वयं क्या है यहाँ पर विद्रोह भी कर रहे हैं। महावत खां ने खुद ही विद्रोह कर दिया लेकिन इसको भी दबा दिया गया। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा 2002 का पेपर। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।